लखनऊ में हुए अग्निकांड ने एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चिंता इस बात की नहीं है कि ये अग्निकांड हुआ है, बल्कि चिंता इस बात की भी है कि बीते कुछ समय से इस तरीके के जो अग्निकांड हैं वो सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। बीते कुछ समय से जिस तरह से अग्निकांड की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, वो जाहिर तौर पर एक गंभीर विषय है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो सुरक्षा मानक हैं, क्या जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उनका सही तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं। क्या ये जो इमारतें बनाई जा रही हैं, बनाते वक्त तमाम जो मानक हैं उनको देखते हुए, समझते हुए इन तमाम इमारतों का जो निर्माण है वो किया जा रहा है नहीं। आखिर कमी कहाँ रह जाती है? इन तमाम सवालों के जवाब अब तलाशना बेहद ज़रूरी हो गया है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है जो इस तरीके के जो अग्निकांड हैं वो सामने आ रहे हैं। इनके पीछे क्या वो तमाम चीज़ें हैं और क्या बढ़ते हुए शहरीकरण जिस तरीके से हो रहे हैं, क्या तमाम जो इमारतें हैं वो अब हमारे लिए सुरक्षित हैं या नहीं। कुछ हादसे सिर्फ इमारतों को नहीं जलाते, वे परिवारों के सपने, माँ बाप की उम्मीदों और मासूम बच्चों के भविष्य को भी राख कर देते हैं। तहजीब के शहर लखनऊ में हुआ ये अग्निकांड भी कुछ ऐसा ही था, जहां कुछ ही मिनटों में एक बहुमंजिला इमारत मौत के मकान में बदल गई। जो बच्चे सुबह अपने भविष्य को संवारने घर से निकले थे, शाम तक वही बच्चे ताबूतों में घर लौटे। कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए, कई घरों के चिराग बुझ गए। हादसा इतना भयावह था कि स्थिति का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। मृतक बच्चों की मांओं और परिवार का दर्द कितना बड़ा होगा, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लखनऊ स्थित अलीगंज में घटित ये घटना सिर्फ एक अग्निकांड की घटना नहीं है, बल्कि दर्जनों परिवारों के सपनों को खाक कर देने वाली तबाही बनी, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही का ऐसा सिस्टम था जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया। इस अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इमारत में लगी आग ने महज कुछ मिनटों में कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। हादसे के तुरंत बाद सीएम योगी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित कर दी। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए। हादसे की जांच के लिए मंगलवार को पहली बार एसआईटी और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। पिछले 6 दिनों से जारी एसआईटी जांच में लगभग सभी आवश्यक दस्तावेज जुटा लिए गए हैं। शुरुआती जांच के अनुसार एसआईटी की जद में लगभग 30 बड़े अफसर आ रहे हैं। एलडीए और बिजली विभाग के कई बड़े अफसरों की लापरवाही सामने आई है। यही नहीं, जांच में जैसे जैसे और भी कड़ियों को जोड़ा गया तो कई और भी खुलासे हुए। जांच में सामने आया कि जिस बिल्डिंग में ये दर्दनाक हादसा हुआ, उस बिल्डिंग को गैर कानूनी ढंग से संचालित किया जा रहा था। जांच में पता चला कि जिस इमारत में आग लगी वो अवैध थी। बिल्डिंग का नक्शा आवासीय था, लेकिन कॉमर्शियल गतिविधियां जारी थी। 2016 में इसे गिराने का आदेश भी जारी हुआ था। बाद में सपा सरकार के कार्यकाल में आदेश को निरस्त कर दिया गया था। साल 2014 से बिल्डिंग का कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था, जबकि इस इमारत में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। इमारत में कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं था। इमारत में पीछे की तरफ भी निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यानी जिस बिल्डिंग का निर्माण नियमों को ताक पे रखकर किया गया था, आखिर उस बिल्डिंग को तोड़ने का जारी हुआ आदेश किन नियमों के आधार पर निरस्त किया गया? अगर समय रहते बिल्डिंग डिमोलिशन कर फिर से बनाया जाता तो शायद उन 15 मासूमों की जान बच जाती। यही वजह है कि अग्निकांड महज एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाली इमारत बन चुकी है, जिसमें अफसरों और बिल्डिंग मालिकों की मिलीभगत ने 15 लोगों की जिंदगी को छीन लिया। इसी बीच शासन ने भी तेजी दिखाते हुए बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एलडीए के 6 अफसर को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि लखनऊ की जिस बिल्डिंग में आग लगी वो बिल्डिंग रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की है। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर वीरेंद्र समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 4 आरोपियों में वीरेंद्र का बिजनेस
पार्टनर सुरेंद्र शुक्ला भी शामिल है। सुरेंद्र पर 2015 में मेडिकल एग्जाम पीएमटी का पेपर लीक करने का आरोप भी लगा था। आरोप था कि सुरेंद्र ने बेटी के लिए मेडिकल पेपर लीक कराया था। इस मामले में उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। जांच में कोई साक्ष्य नहीं मिलने के कारण आरोपी को बरी कर दिया गया था। हालांकि इस घटना के बाद अब बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। इस पूरे मामले पर एसआईटी और फॉरेंसिक जांच अभी भी जारी है, लेकिन मामला सिर्फ आग लगने का नहीं है, बल्कि कई सवालों और जवाबों का भी है। आखिरकार जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां से लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए? इन्हीं सब सवालों को लेकर जो शुरुआती रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। आग लग जाने के बाद 15 मासूमों की जान जाने का मुख्य कारण बिल्डिंग में लगा ऑटोमेटिक गेट और एंट्री एग्जिट पॉइंट वजह बने। बिल्डिंग के ऊपर आने जाने के लिए केवल एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट था और वहां बायोमेट्रिक सिस्टम लगा था। आग लगने के दौरान बायोमेट्रिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह से अंदर मौजूद बच्चे समय रहते गेट नहीं खोल पाए। निकलने की सीढ़ी भी एक ही थी। इमरजेंसी में बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इतना ही नहीं, खबरों के मुताबिक छत पर जाने वाले रास्ते पर दरवाजा भी लॉक था। यही वजह है कि आग और धुएं के बीच अफरा तफरी में कई बच्चे समय रहते बाहर नहीं निकल पाए। लखनऊ में हुए इस अग्निकांड के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन क्या वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं? क्या सिर्फ फायर सेफ्टी जो है वही ज़रूरी है, या फिर और भी तमाम चीज़ें हैं जिनका मौजूद होना ज़रूरी है और तब कहीं जाकर शायद इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है? एक और बड़ी चीज़ है जो अवेयरनेस है। क्या लोगों के बीच में इन घटनाओं को लेकर, इस आपात स्थिति को लेकर वो अवेयरनेस है? इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमने सिलसिलेवार तरीके से बातचीत की। सबसे पहले फायर एक्सपर्ट से और साथ ही साथ हमने टाउन प्लानर से भी बातचीत की और समझने की कोशिश की कि आखिर वो नियम और कानून क्या कहते हैं जब भी ऐसी इमारतों का निर्माण होता है, और एक बार निर्माण होने के बाद फायर सेफ्टी से जुड़े हुए कौन से वो मानक होते हैं जिनका होना ज़रूरी है। इसी सवाल के साथ हम पहुंच गए हैं एक ऐसे शख्स के पास जो हमें ये तमाम जानकारी देंगे। राकेश राय जी हैं, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं फायर सर्विसेज में। उनसे ही समझेंगे कि आखिर क्या कुछ वो पहलू है जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जिस तरीके से एक के बाद एक जो अग्निकांड की घटनाएं सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है जो बड़ी वजह है वो क्या नज़र आती है? सबसे बड़ी चीज़ है हाच पाच विकास। डेवलपमेंट हो रहा है, वो ज़रूरी भी है देश के विकास के लिए, लेकिन अनियोजित विकास जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा खतरनाक है। दुर्भाग्य है कि आज लखनऊ में ही लाखों भवन ऐसे हैं जो आग के मुहाने पर हैं। सच्चाई ये है कि 2024 में आपात सेवा नियमावली प्रख्यापित हो गई, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अन्य चीज़ें जो भी थी, दिशा निर्देश, वो अभी तक नहीं आया। दूसरी चीज़, क्वालिफाइड एजेंसी का प्रोविज़न है। किसी भी भवन में फायर का इंस्टॉलेशन या रेस्क्यू का इंस्टॉलेशन जो भी होगा वो क्वालिफाइड एजेंसी द्वारा किया जाएगा, ऐसा 2024 नियमावली में वर्णित है। दुर्भाग्य है कि अभी तक क्वालिफाइड एजेंसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं ओपन हुआ है। तीसरी चीज़, जब फायर सर्विस अकेला विभाग है जहां 91% तक पद खाली हैं, ये शासन प्रशासन के लिए विचारणीय बिंदु है कि ऐसा आखिर क्यों है। क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा भी विभाग है जिस विभाग में सृजित पद का 91% पद खाली हैं? आप किससे उम्मीद कर सकती हैं कि आखिर काम कौन करेगा? विगत 5 सालों से मुझे लगता है कि फायर सर्विस ही एक ऐसा विभाग है जहां भर्ती शून्य है, कोई भर्ती नहीं हुई पिछले 4-5 सालों से। ऐसे यहाँ पे फायरमैन हैं जो 30 साल की सेवा के बाद भी फायरमैन ही हैं और उनको अभी तक कोई पदोन्नत तो छोड़िए, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली। ये तो रहा एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि यह सरकार 300 करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि, जो आज तक की बहुत बड़ी धनराशि है, फायर सर्विस को मुहैया कराई। तमाम नए संसाधन आए, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई। दुर्भाग्य ये है
कि जब इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है तो कोई क्या कर लेगा। आज अलीगंज में अग्निकांड हुआ, वह बिल्डिंग 15 मीटर से नीचे थी। अल्टरनेट रूट ऑफ एस्केप का प्रोविज़न 15 मीटर से ऊंचे भवनों में लागू होता है। सीएफओ जो जनपद का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह बिल्डिंग को स्वयं में जाके सील कर दे आज की डेट में। इसलिए फायर ब्रिगेड पर यह जिम्मेदारी देना मेरे समझ से कहीं भी न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है। सर, जितना कुछ आप बता रहे हैं, दो जो मुख्य बातें वो मुझे समझ में आ रही हैं कि एक तो लोगों की कमी है, मैन पावर की, जो बेहद ज़रूरी है वहाँ पर होना, और दूसरा अकेले ये सब सिर्फ फायर डिपार्टमेंट ही इन तमाम जो समस्याएं उनका समाधान नहीं कर सकता है, ज़रूरत है इसमें और भी चीज़ों को जोड़ने की। सर, एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल कि जितने भी व्यावसायिक भवन हैं, इमारतें हैं, अस्पताल, मॉल और इन तमाम चीज़ों की बात की जाए तो अगर फायर सेफ्टी की बात हो, कौन से वो मानक हैं जो मौजूद होने चाहिए इन तमाम बिल्डिंग्स में? भवनों में अग्नि से सुरक्षा और जीव रक्षा के लिए भारत सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016। हालांकि यह अब रिवाइज होके नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड 2026 हो गया है। इसमें पूरे मानक पूर्ण रूप से वर्णित हैं और एकदम स्पष्ट हैं। दुर्भाग्य यह है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी इन मानकों का अनदेखा होने के बावजूद भी भवन का रजिस्ट्रेशन कर देती है। जैसे अब देखिए, अलीगंज में ही अगर कोचिंग सेंटर चल रहा था तो कोचिंग सेंटर कहीं ना कहीं या तो DIS या किसी के यहाँ रजिस्टर्ड होगा, अगर नहीं होगा तो वह फायर ब्रिगेड है। फायर ब्रिगेड से कोई मतलब नहीं, लेकिन आग लगेगी तो सबसे पहला मतलब फायर ब्रिगेड। फायर अगर ऊपर का ताला बंद नहीं रहा होता तो शायद मौतें कम हुई होती। तो अगर ये भवन के स्वामी या ऑक्यूपेंट्स जो उसमें रह रहे हैं अगर फायर ब्रिगेड के पास गए होते तो फायर सर्विस का कोई भी जाता सबसे पहले पलायन मार्ग चेक करता और वह ताला खुलवा दिया होता। लेकिन ये दुर्भाग्य की स्थिति रही। इसके बाद भी भवन का प्रयोग होता रहा। भवन रेजिडेंशियल में पास है, रेजिडेंशियल का मानक अलग है, कुछ हद तक काफ़ी शिथिल हैं। भवन से कमर्शियल यूज हो रहा है और कमर्शियल टैक्स वसूला जा रहा है। भवन में कमर्शियल कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन है, जबकि विद्युत लोड 20 kg का था और उसका यूज जो हो रहा था एक्चुअल वो मोर देन 30 था। तो आवश्यकता से ज़्यादा जब लोड है तो अग्निकांड होगा ही, केबल फॉल्ट होगा ही। दरअसल आग लगने की ज्यादातर स्थितियों में अमूमन देखा गया है कि आगजनी की घटना के समय सबसे पहले बिजली व्यवस्था प्रभावित होती है। बिजली जाते ही कई इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, जिससे अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाते और जहरीले धुएं के कारण दम घुटने से उनकी जान चली जाती है। खबरों के मुताबिक अलीगंज कोचिंग सेंटर में कुछ ऐसा ही हुआ। आग लगते ही वहां बिजली सप्लाई कट हो गई और ऑटोमेटिक गेट ब्लॉक हो गया। दरअसल जब आग लगने के कारण बिल्डिंग की मुख्य बिजली सप्लाई कट जाती है तो अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम डिफॉल्ट रूप से बंद हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें अंदर से खोलना संभव हो जाता है। आग लगने पर प्लास्टिक, फोम और अन्य ज्वलनशील चीजों से भारी मात्रा में जहरीला धुआं निकलता है। जब लोग गेट के ऑटोमेटिक लॉक खुलने का इंतजार करते हैं तब तक कमरे में धुआं भर जाता है और लोगों का दम घुटने लगता है। बायोमेट्रिक मशीनों में आग की गर्मी, धुएं या कार्बन के जमा होने से सेंसर खराब हो जाते हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं होता और रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। आपातकाल की स्थिति में ऑटोमेटिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक गेट से होने वाले भीषण हादसे को या फिर इसमें होने वाली लापरवाही को टालने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। मैनुअल ओवरराइड। किसी भी ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रिक गेट में अंदर से खोलने के लिए हमेशा एक मैकेनिकल स्विच, पुश बटन या मैनुअल लीवर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम में आग के दौरान पावर कट होने पर गेट खोलने के लिए कम से कम 2 घंटे का पावर बैकअप और ऑटो रिलीज मोड होना चाहिए। एक व्यावसायिक या कोचिंग बिल्डिंग में हमेशा कम से कम 2 चौड़े निकास द्वार होने चाहिए। सुरक्षा के लिए परिसर में हथौड़े रखे जाना चाहिए ताकि आपात स्थिति में शीशे तोड़कर बाहर निकला जा सके।
दरअसल लखनऊ की जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ वहां ऑटोमेटिक गेट तो जरूर था, लेकिन आपातकालीन स्थिति में उससे निपटने के लिए जरूरी पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इतना ही नहीं, जांच जैसे जैसे और गहन हुई, एलडीए के नियमों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी साफ तौर पर सामने आई। प्रारंभिक जांच में कई ऐसी खामियां सामने आई हैं जो किसी भी व्यवसायिक भवन में नहीं होनी चाहिए थी। आइए समझते हैं कि जांच में क्या मिला और एलडीए और फायर सेफ्टी के नियम क्या कहते हैं। जांच में मिला केवल एक ही एंट्री और एग्जिट था। नियम कहते हैं सुरक्षित निकास के साथ आपातकालीन एग्जिट की व्यवस्था भी अनिवार्य होनी चाहिए। जांच में मिला कि इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। नियम कहते हैं हर व्यवसायिक भवन में अलग आपातकालीन निकास होना चाहिए। जांच में मिला कि सीढ़ियां सक्रिय थी। नियम कहते हैं निकासी के लिए पर्याप्त चौड़ाई वाली सीढ़ियां होना अनिवार्य है। जांच में मिला कि बायोमेट्रिक ऑटोमेटिक गेट लगा था। नियम कहते हैं आपात स्थिति में गेट को मैनुअली खोलने या सुरक्षित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। जांच में मिला छत पर जाने का रास्ता बंद मिला। नियम कहते हैं छत या सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का रास्ता हमेशा खुला और बाधा रहित होना चाहिए। जांच में मिला कि स्वीकृत क्षमता से अधिक बिजली लोड इस्तेमाल होने की बात सामने आई। नियम कहते हैं भवन में स्वीकृत कनेक्शन और निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही बिजली लोड का उपयोग होना चाहिए। यानी प्रारंभिक जांच में जो तस्वीर सामने आई है वो सुरक्षा मानकों और जमीनी हकीकत के बीच बड़े अंतर की ओर इशारा करती है। इस बीच हमारी संवाददाता ने टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट से भी बात की और जाना कि ऐसे हादसों को कैसे रोका जा सकता है। हमारे साथ उत्कर्ष है, आर्किटेक्ट हैं, अर्बन प्लानिंग भी करते हैं। ज़रा उनसे एक बार समझेंगे। उत्कर्ष, मुझे बताएं कि इस तरीके की घटनाएं, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ फायर सेफ्टी ही चीज़ें नहीं हैं, बल्कि जब निर्माण हो रहा है तो जो टाउन प्लानिंग है, क्या वो भी गलत तरीके से कहीं ना कहीं हुई है? उस भवन का जो निर्माण है वो सही तरीके से नहीं, और शायद इसलिए ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। देखिए, टाउन प्लानिंग ने अपना काम किया, मास्टर प्लान में अपना एक लैंड यूज डिमार्केट किया कि वहाँ पर क्या होना है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। उन्होंने एक एरिया डिवाइड कर दिया कि ये हमारा कमर्शियल जोन होगा, ये मिक्स्ड यूज जोन होगा, ये हमारा रेजिडेंशियल जोन होगा। अब रही बात आई कि टाउन प्लानिंग में कमियाँ हैं, हाँ वो हैं, बिकॉज रेजिडेंशियल तो हमारी बिल्डिंग पास होती हैं, रेजिडेंशियल हमारी एनओसी मिल जाती है, लेकिन वहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, वो कोई नहीं चेक करता, वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता। रही बात फायर की, अगर सबमिशन की बात करूं तो फायर की अलग डिपार्टमेंट में जमा होती है, सबमिशन ड्राइंग्स एलडीए की अपनी अलग होती हैं। तो आप लैंड यूज पे क्या बनाना चाह रहे हो, क्या रेजिडेंस बनेगा, घर बनेगा, कमर्शियल एक्टिविटी होगी, क्या होगा, ये आप एलडीए को दे रहे हैं। उस कमर्शियल में क्या पैरामीटर्स होंगे, हमारी क्या क्या मतलब कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या क्या लगेंगी, वो आप अलग डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बीच का जो एक इंटरमीडिएट होना चाहिए वो गैप है, जिसकी वजह से जो है जो क्लाइंट है, पब्लिक है, वो उस लूप होल का एक सॉल्यूशन निकाल लेती है। कॉमर्शियल एक्टिविटी में जो हमारे नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए वो रेजिडेंशियल में ज़रूरी नहीं होते हैं इन सम केसेस, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग होगी तो वो फॉलो होंगे। तो लोग सोचते हैं कि हम रेजिडेंशियल ही अगर हम पास करा के हम कमर्शियल वर्क करें तो हमें वो पैरामीटर्स को चेक करने वाला कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पे, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एलडीए हो, चाहे कोई भी अथॉरिटीज़ हो, उनको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। और जैसे फायर में क्या होता है, फायर में एक अच्छी चीज़ ये है कि जब फायर में हम सबमिशन ड्राइंग देते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन से पहले, कंस्ट्रक्शन इन द सेंस इंस्टॉलेशन से पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स लगने वाले हैं फायर के, उसका एक प्लान देते हैं। देन लास्ट में वो कितना एग्जीक्यूट हुआ है उसका फाइनल एक और प्लान जाता है जो निवेश मित्र से हम अपलोड करते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि हम 2 बार उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने काम कराना है, हम ये चीज़ करा रहे हैं और हमने काम करा लिया है, हमने ये चीज़ लगवा लिया है। एलडीए में ये चीज़ नहीं होता, आपने सबमिशन कर दिया, उसके बाद बिल्डिंग कंप्लीशन का कभी कोई आता ही नहीं है, कोई लेने ही नहीं जाता। ये कंपलसरी क्यों नहीं है? अगर ये कंपलसरी हो जाए तो लोग नॉर्म से हट के बनाएंगे क्यों? मतलब जिस तरीके से हम बात भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि इनिशियल स्टेज पर ही जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार वो चीज़ें ठीक है तो इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आती। इनिशियल लेवल पे होती हैं, फॉलो तो होता है, हम पेपर पे तो पूरा बना के देते हैं कि हमने सेटबैक 1.5 मीटर छोड़ा, आगे 3 मीटर छोड़ा। अब तो खैर नए बिल्डिंग बायलॉज तो और लीनियंट आ चुके हैं, बहुत अच्छे हो चुके हैं। लोग तो अब बनवा सकते हैं वैसा, अगर जैसा आया हुआ है, अगर लोग बनवाने पे आए और वो नॉर्म्स के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो फाइनल सेटिंग है, जो फाइनल कंप्लीशन है, इस पे भी अथॉरिटीज़ को ध्यान देना होगा।
दरअसल लखनऊ अग्निकांड के बाद जिस तरह से प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं, सबके बीच ये अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं रहा, बल्कि ये घटना लापरवाही का नमूना बन चुकी है। यही वजह है कि सीएम योगी ने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताते हुए व्यापक कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि सुरक्षा मानकों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। जहां भी नियमों की अनदेखी मिले वहां त्वरित कार्रवाई करें। सीएम योगी के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट और रियलिटी चेक अभियान शुरू कर दिया गया। बुलंदशहर, सहारनपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद और लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के कई जिलों में कोचिंग संस्थानों, होटलों और अन्य व्यावसायिक भवनों का निरीक्षण शुरू हो गया, जहां दर्जनों संस्थानों को नोटिस थमाए गए हैं और कई संस्थानों को सील भी किया गया है। सीएम योगी के सख्त निर्देश पर सभी जनपदों में कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण का महाअभियान शुरू कर दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज आदि शहरों में कार्रवाई की गई। यूपी में 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों को सुरक्षा कारणों से सील कर दिया गया है। अब तक कानपुर में 30, वाराणसी में 2 और नोएडा और मथुरा में 1-1 कोचिंग को सील किया गया है। इसके अलावा बरेली में 2 होटल और मथुरा में 1 होटल को भी सील किया गया है। वहीं लखनऊ में 2 दिनों के भीतर 126 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। जिस तरीके से एक के बाद एक जो अग्निकांड है वो सामने आ रहे हैं और हर बार यही बात सामने आती है कि जो मानक हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे किसी भी ऐसी घटना से निपटने के लिए। क्या आपको लगता है कि जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वो भी इसमें इन्वॉल्व और उस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है? क्योंकि हर बार जब इस तरीके की लापरवाही हो जाती है, घटना हो जाती है, आखिर उसके बाद ही सिस्टम क्यों जगता है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि सिस्टम को ज़्यादा ज़रूरी है, सिस्टम का दुरुस्त होना ज़्यादा ज़रूरी है। सिस्टम में टॉप टू बॉटम सब आ जाते हैं, लेकिन मेरा जो अनुरोध है वो टॉप से ज़्यादा है। अगर टॉप लेवल पे चाहें तो सिस्टम बहुत जल्द दुरुस्त हो सकता है। जैसे प्रॉपर भर्ती हो, प्रॉपर पदोन्नति हो, जो इक्विपमेंट हैं उनको चलाने का प्रशिक्षण हो, और जो भी रिक्तियां हैं जैसे अन्य विभागों में भरी जा रही हैं इस विभाग में भी भरी जाएं। इसको आप अग्निशमन और जीव रक्षा के ही रूप में डेवलप करें, न कि पुलिस के पैटर्न पे। हमारा काम है संरक्षा, सुरक्षा नहीं संरक्षा है। हम लाइफ सेफ्टी करते हैं और लाइफ सेफ्टी को देखते हुए जो भवन निर्माण संहिता में मानक हैं उनके अनुरूप ही कार्रवाई की जाए और लगातार ये किया जाए। एक सीएफओ अगर चाहे तो 2.5 से 3 घंटे से भी कम समय में वो एक बिल्डिंग का इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। अब आप बताइए कि 1 लाख बिल्डिंग तो केवल लखनऊ में है, अगर पर डे सीएफओ बिल्डिंग का निरीक्षण करे तो भी 2 या 3 ही बिल्डिंग कर पाएगा। तो लखनऊ पूरे का निरीक्षण हो ही नहीं सकता। छोटे ज़िले में भी 5,000-10,000 बिल्डिंग ऐसी है जो मोर देन 15 मीटर है। यही नहीं, लखनऊ के इस अग्निकांड की घटना के बाद सीएम योगी की सख्ती को देखते हुए प्रदेश भर में सभी बड़े भवनों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह शॉपिंग मॉल, सरकारी भवन, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाएगा। इस बीच हमारी संवाददाता दीप्ति शाही सिंह एक ऐसी संस्थान पहुंची जहां निःशुल्क आग बचाव की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ डॉक्टर सचिन राय हैं, चार्टर्ड फायर इंजीनियर हैं। ज़रा एक बार समझेंगे कि आखिर इस जगह पर क्या कुछ चीज़ें जो है वो होती हैं। सर ज़रा बताएं सबसे पहले यहाँ पर क्या सिखाते हैं आप? यहाँ पर फायर इक्विपमेंट जो लगाए जाते हैं कैसे चलाए जाएंगे, कोई फॉल्ट होता है तो कैसे बनाए जाएंगे, आप कहीं रेस्क्यू में हैं तो कैसे बचेंगे और खुद को और अगले को कैसे बचाएंगे, इवैक्यूएशन निकलने का रास्ता, आपात स्थितियों में आप अपने आप को बचते हुए दूसरे को कैसे बचाएंगे, एवं अग्निशमन उपकरण जितने भी तरह के होते हैं उनको चलाने की विधि एवं मौके पे बनाने की विधि, ये सारी चीज़ें हम यहाँ सिखाते हैं, उसको बताते हैं। इस चीज़ का हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जानना चाहे, समझना चाहे, वो आ सकता है हमारे यहाँ और सीख सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर आपको लगता है अभी बीते कुछ दिनों से जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और अदरवाइज़ भी हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि जब ऐसी स्थिति होती है तो खुद का बचाव कैसे किया जा सकता है, इसलिए ये समय की मांग भी है, ज़रूरत भी है कि हम सभी को ये तमाम चीज़ें पता हों। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी भी जगह पे
आपात स्थिति में फायर सेफ्टी के लिए, बचने के लिए और बचाने के लिए 2 से ढाई मिनट ही काफ़ी होते हैं। उस टाइम अगर आपने बचाव कर लिया तो बच गए। इसके बाद तो सिर्फ बिल्डिंग छोड़ के भागना होता है। अलीगंज की घटना को ध्यान में दें तो अगर वहाँ पे बच्चों को जानकारी होती बचने और बचाने की तो वो खुद भी बच जाते और पूरी बिल्डिंग को बचा लेते। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर समय उपकरण उपलब्ध हो। आपके पास पानी है, कर्टेन है, कपड़े हैं, किसी भी चीज़ को गीला करके उसको आप बुझा सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसको कि बालू है, रेत है, पानी है, फेंक करके बुझा सकते हैं। बट यहाँ कमी जानकारी की है। जानकारी उपलब्ध हो तो मौके पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए हम आग को बचा सकते हैं। सर, यहाँ मैं देख रही हूँ आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग के दौरान आप इस्तेमाल भी करते हैं। ज़रा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं कि क्या वो जो मुख्य चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आपने कहा कि सामान से ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको पता हो कि खुद को बचाना कैसे। बावजूद इसके हम चाहेंगे कुछ जो चीज़ें हैं वो आप हमारे दर्शकों को दिखाएँ। हाँ, ये फायर एक्सटिंग्विशर हैं। इसके अंदर मोनो अमोनियम फास्फेट स्टोर प्रेशर के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है। जब इसको हम लाख खोल करके और इसको चलाते हैं क्विक पॉइंट पे, तो मोनो अमोनियम फास्फेट क्या होता है कि जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और ये आग को बुझा देता है। इसका प्रयोग हम मल्टीपल कर सकते हैं, A, B, C, A क्लास, B क्लास, C क्लास, तीनों क्लास फायर में इसका कर सकते हैं। जैसे बिजली की आग हुई या वुड की आग हुई या किसी तरह की ऐसी आग हुई जहाँ ठोस चीज़ों का हो, तो इससे हम बुझा लेंगे। दरअसल लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद आम लोगों के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। ऐसे किसी भी बिल्डिंग में जाने से बचें जहां पर्याप्त फायर सेफ्टी के इंतजाम ना हो। लखनऊ में जिस तरह से ये अग्निकांड हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है। लखनऊ में पहले भी इस तरह के अग्निकांड सामने आ चुके हैं और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, देश के कई हिस्सों में इस तरीके के मामले देखने में आ रहे हैं। लेकिन सवाल जो है वो सबसे पहले यही उठता है कि आखिर सिस्टम इतना लापरवाह क्यों है? क्यों जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद ही जो हमारा सिस्टम है वो जागता है? क्यों ऐसी घटनाएं होने से पहले ही तमाम जो सावधानियां हैं वो सिस्टम की ओर से नहीं ली जाती हैं? इस पूरे अग्निकांड को लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। कहा गया है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन आने वाले समय में ही पता लगेगा कि आखिर इस पूरे अग्निकांड से लोगों ने क्या सबक लिया और सबसे बढ़कर सिस्टम ने इससे क्या सबक लिया और क्या ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी कि आने वाले समय में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा नहीं होंगी। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।